नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है। जोधपुर उपद्रव मामले में बड़ा अपडेट है। अब तक 12 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 4 मुकदमे पुलिस और 8 मुकदमे दोनों पक्षों की तरफ से दर्ज किए गए। अब तक 141 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। 133 लोगों को शांति भंग में और 8 लोगों को मुकदमों में गिरफ्तार किया गया है। उपद्रव में 9 पुलिस कर्मियों को चोट आई है। 3 घायल लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। जोधपुर जिले में कर्फ्यू लागू किया गया है। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। जयपुर पुलिस हेडक्वार्टर से जोधपुर 5 सीनियर आईपीएस अफसर भेजे गए हैं। डीजीपी ने भी अफवाहों से बचने और शांति बनाए रखने की अपील लोगों से की है। जोधपुर में कर्फ्यू अभी और आगे बढ़ाया जा सकता है। 12 मुकदमे दर्ज किए गए। अब तक 4 मुकदमे पुलिस की तरफ से और 8 मुकदमे दोनों पक्षों की तरफ से दर्ज किए गए। 141 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जोधपुर शहर में पथराव के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। आज रात 12 बजे तक ये कर्फ्यू लगा रहेगा। शहर में अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा भी सस्पेंड रहेगी। जोधपुर हिंसा में अब तक 97 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 मंत्री जोधपुर में डेरा डाले हुए हैं। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और बीडी कल्ला, प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग सहित एडीजी क्राइम भी जोधपुर में हैं। हवा सिंह घुमरिया और एसीएस होम अभय कुमार भी जोधपुर में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि जोधपुर में उपद्रव के बाद दंगाग्रस्त क्षेत्र में कर्फ्यू अभी भी जारी है और इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद है। जो फोर्स है वो डिप्लॉय किया हुआ है और सभी जगह पेट्रोलिंग किया जारी है। फिक्स पिकेट्स है और सफिशिएंट जब्त में हमारे पास रिजर्व है। मैं आमजन से ये अपील करूंगा कि शांति बनाए रखे। जो आपका शहर है उस पर शांति कायम रहे। उम्मीद करता हूँ ऐसा ही होगा और अभी स्थिति सामान्य है। कल दोपहर से ऐसा कोई घटना नहीं हुई है और पूरा नज़र रखे हुए हैं। हमारा सीनियर ऑफिसर्स आए हैं, उनसे भी हमें जो गाइडलाइंस मिले हैं उस हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं। आज जो है वो हमारी बिल्कुल शांतिपूर्वक निकली है। पूरी जो पुलिस की जो गश्त थी वो पूरी तरीके से माकूल थी। हम लोगों ने बहुत सारी जगह नाकाबंदी चेक पॉइंट्स लगाए हैं। एडीजी साहब लॉ एंड ऑर्डर स्वयं यहाँ पर हैं। उनके निर्देशन में कर्फ्यू की 100% पालना करी जा रही है और दिन में भी यही अपील रहेगी क्योंकि कर्फ्यू अनफोर्स्ड है। तो जिन भी एरियाज़ में कर्फ्यू है वहाँ पर लोग अननेसेसरी बाहर ना निकलें और पुलिस जो है वो अपना काम सख्ती से कर रही है। हमारा सपोर्ट करें और कोऑपरेट करें। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर विवाद पर सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन को सावधानी बरतनी चाहिए थी क्योंकि नमाज के लिए काफी लोग जमा हो रहे थे। वहीं उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह विफल रहा। रात को जिस तरह का घटनाक्रम हुआ था, सुबह तक भारतीय जनता पार्टी के सब वरिष्ठ लोगों ने बैठ करके जब सुलह, समझौता, शांति सब संपन्न कराई थी, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद में एक साथ ईद की नमाज पढ़ने के लिए हजारों नमाजी एकत्रित होंगे। उसके बाद में कुछ लोग किसी तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसका प्रिकॉशन लेना, इसकी तैयारी करना, इसकी व्यवस्था करना लाजमी था, प्रशासन को करनी चाहिए और प्रशासन चूक गया। और चूक के कारण से इस अमन, शांति और भाईचारे के शहर को में आग लगी और हमारे यहाँ सारी परंपराएं टूट गई। बलवाइयों ने बलवा किया क्योंकि कल की घटना को दंगा नहीं कहा जा सकता। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि ये दंगा नहीं है, ये दंगे नहीं है, चाहे करौली में हुआ और चाहे यहाँ हुआ हो, क्योंकि उनकी दंगे की परिभाषा 10, 20, 50 लोग मरे वहां से प्रारंभ होती है। जोधपुर में मंत्री बीडी कल्ला ने लोगों से बातचीत की और शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसा है, जो भी घटना घटित हुई है उसकी मतलब फोटोज जो आए हैं, उसकी जो रिकॉर्डिंग है, उसकी इन सब की पुलिस जांच कर रही है। बहुत शीघ्र उसके नतीजे आएंगे और मैंने बताया ना, कोई भी व्यक्ति जिस किसी ने कानून हाथ में लिया है, लॉ विल टेक इट्स ओन। और कुल मिलाकर आगे घटनाएं नहीं हो, इसके लिए मैंने रात को भी अपील की, अभी भी अपील करता हूँ कि जोधपुर का भाईचारा दुनिया में प्रसिद्ध रहा है, इसलिए हम अपनी शांति, व्यवस्था और सद्भाव को कायम रखें। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से भी मैं अपील करता हूँ, कोई भड़काऊ भाषण नहीं दें, बल्कि सबको शांति और सद्भाव और भाईचारे का संदेश देते हुए
मिलजुल कर रहे हैं और जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उनको नहीं बख्शा जाएगा। मान ली कहीं भी आप लोगों की शिकायत है कि कहीं पर लैप्सेज हुए हैं तो उसकी भी जांच करेंगे। सर अभी आप सर बच्ची के बाहर घर से पे मिल कुछ के लोग आए, ऐसी भी सूचना मिली है कि बाहर से कुछ लोग आए उपद्रवी थे, जो शहर के नहीं थे, और वो नमाज के बाद निकलने के बाद में पथराव किया था उन लोगों ने। मैंने कहा ना कि जो फुटेज आए हैं उनमें लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और किसी भी प्रकार के व्यक्ति को जिसने कानून में हाथ में लिया, चाहे वो किसी भी जात किसी भी मजहब का हो, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। जोधपुर उपद्रव मामले में शांति समिति की बैठक विफल रही। सर्किट हाउस में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत धरने पर बैठे हैं। उनके साथ सहित और लोग शामिल हैं। उन्होंने एक पक्ष के लोगों को बचाने का आरोप लगाया। मूर्ति के ऊपर पट्टी बांधना, काला कपड़ा लगाना, फटाफट लाइट लगा ये चाहती है शहर में अमन शांति भाईचारा। इसका जवाब है क्यों किया मूर्ति के ऊपर पट्टी बांधना। उनको घरों में घुस गए, लोगों के आधा पत्थर फेंके गए, सर पट गए, दुकानदार की लाठी मारी गई, इस तरह के है ना, एक बच्ची की टांग तोड़ दी गई, महिलाओं पे हमला किया गया। ये सारे महीने हमला करने के बाद आप ये कहते हैं कि जो इसमें पीड़ित व्यक्ति है उसको तो आप गिरफ्तारी कर रहे हैं, हमलावर है जो दोषी है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये मैं राजस्थान सरकार से और प्रशासन से और अशोक गहलोत जी से भी ये आग्रह करूंगा कि दोहरी राजनीति नहीं चलेगी, दोषी की रणनीति नहीं चलेगी। जो दोषी है उनको दोषी करार दिया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए, उनको अरेस्ट किया है तो उनको रिहा किया जाए, ये हमारी मांग है। अपराधियों को नहीं पकड़ा जाएगा और निर्दोषों को नहीं छोड़ा जाएगा और किसी शांति वातावरण। देखो ये शांति के नाम पे नारेबाजी कर रहे थे। हमने कहा जोधपुर के अंदर दंगा नहीं था, जोधपुर में मलबा था। दंगा जहाँ होता है जहाँ सामने दूसरा पक्ष सामने होता है, यहाँ कोई दूसरा पक्ष सामने नहीं था। एक वर्ग गलबा कर रहा था और जो लोग अपनी सुरक्षा के अंदर सड़कों पर आए, जो लोग अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने सड़कों पर आए, जो लोग अपने स्कूटर मोटरसाइकिल बचाने की सड़कों पर आए, उन लोगों को गिरफ्तार के अंदर किया जा रहा है। पहले उनको छोड़े और 200 गिरफ्तार करे, उसके बाद शांति की बात करेंगे। करौली के बाद जोधपुर में हुए सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने प्रदेश भर में हल्ला बोला। कई शहरों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सीएम के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने सांप्रदायिक तनाव के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उदयपुर, श्रीगंगानगर, राजसमंद और झुंझुनू में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के चिंतन शिविर की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उदयपुर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर वार किया। आप सब जानते हो कि बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी का अभी पूरे मुल्क में टारगेट कोई है तो राजस्थान है। इसीलिए आप देख रहे दंगे भड़क रहे हैं। जब जेपी नड्डा साहब आए थे जयपुर के अंदर, माधोपुर में गए थे शायद वो, तब भी मैंने कहा था ये आग लगाना आए हैं। आग लग गई करौली के अंदर। कि जोधपुर में जो कुछ हुआ, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि जहाँ दंगा भड़कने की स्थिति आए। ये तो हम लोगों ने दंगा कहीं करने नहीं दिया, होने नहीं दिया, ना करौली में, ना रामगढ़ में, ना जोधपुर में। इसीलिए कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई बड़ी घटना नहीं हुई, हादसा नहीं हुआ। वरना आप जानते हो कि जब हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाते हैं तो क्या स्थिति बनती है, देश के अंदर क्या क्या हालात हुए, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर। शांति इनको हजम नहीं हो रही है। इनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन है इनके हाईकमांड के, जितना ज़्यादा राजस्थान सरकार को बदनाम कर सको आप लोग, जितना ज़्यादा अस्थिरता पैदा कर सको, ये इनके प्रकार हैं। इस काम में आपको जो निर्देश मिले हैं और इसीलिए इनके अंदर प्रतिस्पर्धा हो रही है। जितने उम्मीदवार बन गए हैं मुख्यमंत्री के, प्रतिस्पर्धा चल रही है। इनको होमवर्क दे दिया गया है, इसलिए हर चीज़ को लंबा खींच रहे हैं। करौली में घटना हुई, 1-1.5 घंटे बाद में सब शांति हो गई। बीकानेर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां सवारियों से भरी पिकअप पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 22 लोग घायल हुए हैं।
सभी घायलों को पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतकों में दादा, पोती और पोता शामिल है। तो रफ्तार का कहर सड़क हादसा बीकानेर में और इसमें 3 लोगों की मौत। बढ़ते अगली खबर की ओर। सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा ने बीजेपी और फिल्म मेकर्स को कटघरे में खड़ा किया है। झुंझुनू के केट गांव की दरगाह में ईद मिलन समारोह में राजेंद्र सिंह गूढ़ा ने कहा कि फिरका परस्त ताकतें जिस तरह की राजनीति कर रही हैं उसकी उम्र ज्यादा नहीं है। सच्चाई यह है कि राजस्थान की जमीन प्यार मोहब्बत की जमीन है और अपनत्व की जमीन है। उन्होंने कहा कि पहले फिल्मों में हमें यानी राजपूतों ठाकुरों को विलन दिखाया जाता था, जबकि 90 के दशक के बाद मुसलमानों को विलन दिखाया जाने लगा है। इसलिए इस दौर से लड़ना है और इस दौर को भगाना भी है। उन्होंने बीजेपी नेताओं से कहा कि गद्दी पर बैठने वाले आदमी को राजधर्म का पालन करना चाहिए। इस तरह की फिरका परस्ती ताकतें जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं इसकी ज्यादा उम्र नहीं है। सच्चाई ये है कि ये जमीन ये प्यार मोहब्बत की जमीन है, ये अपनत्व की जमीन है। तो ये कहता हूँ पहले विलेन फिल्मों के अंदर जो विलेन बनाते थे वो हमारे राजपूतों को ठाकुर को बनाते थे। 90 के बाद में विलेन अब मुसलमानों को बनाने लग गए। ये दौर है, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। वो बात कुछ और थी, ये बात कुछ और है। अपने कारनामों से चर्चा में रहने वाले बहरोड विधायक बलजीत यादव ने एक बार फिर दादागिरी दिखाई है। प्रदेश में लगातार बिजली कटौती से नाराज विधायक बलजीत यादव ने नीमराना औद्योगिक थाना इलाके के जापानी जोन में 3 कंपनियों की बिजली सप्लाई काट डाली। विधायक का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति नहीं होने से छात्र और गरीब मजदूर परिवार परेशान हैं, लेकिन बिजली निगम औद्योगिक इलाकों में बिजली की सप्लाई लगातार कर रहा है। इसलिए उन्होंने खुद आकर जापानी जोन में 3 कंपनियों की बिजली काट दी है। विधायक की इस दादागिरी से इलाके के उद्योगपतियों में खौफ है। तो और या अगर लोड पूरा हो जाए, अपने पास सप्लाई रहे, तो उनको मैसेज कर दो इंडस्ट्री को कि भाई ठीक है, अब हम आपकी बिजली चालू रखते हैं। तो ये व्यवस्था करी। आज मैंने नीमराना में रात में आकर के चेक किया, हमारे 220 केवी पे जो जापानी जोन में है, ये सारी इंडस्ट्रियों को यहाँ से बिजली जाती है। हमारे यहाँ पे एक फीडर नंबर 8 के अंदर है एक जापानी कंपनी, उसने नहीं काटा, तो हमने पूर्ण रूप से उसकी बिजली काट दी। अलवर शहर से बीजेपी विधायक संजय शर्मा ने 5 मई को कंपनी बाग में होने वाली हुंकार रैली के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अधिक लोगों को रैली में लाने की अपील की। विधायक संजय शर्मा ने कहा कि अलवर में आयोजित होने वाली ये हुंकार रैली कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। इस रैली में आकर के जिस प्रकार से अलवर शहर की जनता को पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, इस रैली में ताकत के रूप में आकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करें। साथ ही साथ अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए इस रैली में अपनी ताकत का प्रदर्शन करें। आप सब लोग से आग्रह है कि इस रैली में अवश्य बढ़ें। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को आज फिर सिविल लाइन में पुलिस ने बैरिकेडिंग पर रोक दिया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दौसा जिले में पानी की समस्या को लेकर प्रभारी मंत्री विश्वेंद्र सिंह के सिविल लाइन स्थित आवास पर जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही बैरिकेडिंग पर डॉक्टर किरोड़ी को रोक लिया गया और मंत्री विश्वेंद्र सिंह के सरकारी आवास को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। इस बात का मंत्री विश्वेंद्र सिंह को पता लगा तो उन्होंने पुलिस की इस कार्यशैली पर नाराजगी जताई, जिसके बाद में मंत्री विश्वेंद्र सिंह और डॉक्टर किरोड़ी मीणा की मुलाकात हुई, जिसमें किस तरह से गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से निजात दिलवाई जाए, इस पर चर्चा की गई। इस समय पानी का भीषण समस्या बनी हुई है और उस भीषण समस्या की ओर मैं जिले के प्रभारी माननीय विश्वेंद्र सिंह जी से मिलने आज सुबह उनके बंगले पर गया था सिविल लाइन में। तो वहाँ पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी, मेरे को मिलने नहीं दिया। मैं बड़ी मशक्क़त के बाद मंत्री जी के पास पहुँचा, उनको दौसा जिले की पानी की समस्या की और ध्यान आकर्षित किया और उस समय पुलिस ने माननीय मंत्री जी के बंगले को भी घेर लिया था। माननीय मंत्री जी ने भी इसे बड़ा अफसोसजनक बताया, उस पर खेद जताया और पुलिस के सीनियर अधिकारी जिसमें मृदुल कछावा जी थे, जद्दी जी थे, उनको भी फ़ोन से
आपत्ति दर्ज कराई, कहा ये ठीक नहीं है। डॉक्टर क्योड़ीलाल मेरे पुराने साथी हैं, मेरे साथ MP रहे और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं। एक सांसद मेरे घर पे मिलने आए और उसको चारों तरफ से पुलिस घेर ले, मिलने नहीं दे, बैरिकेड लगा दे, ये लोकतंत्र में चलता नहीं है। बीकानेर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां सवारियों से भरी पिकअप पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 22 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को PBM अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतकों में दादा, पोती और पोता शामिल है। सड़क हादसा हुआ है बीकानेर में। 22 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं और कुछ लोगों की मौत भी हुई है, जिनमें दादा, पोती और पोता शामिल हैं। 22 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। 3 लोगों की मौत। सवारियों से भरी पिकअप पलटी और ये दुर्घटना। शाहपुरा में एक हादसा हो गया है, जहां एक ट्रक में कैंटर जा घुसा, जिसके बाद शॉर्ट सर्किट से ट्रक में आग लग गई। आग से केबिन में ड्राइवर फंस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और जांच में जुट गई है। कागज पर ना बाना में शहर के बीच खेतों में लगी आग सड़क पर पहुंच गई। सड़क पर आग पहुंचने से सड़क किनारे खड़ा एक ट्रक उसकी चपेट में आ गया, जिससे ट्रक के पहिए और साइड की बॉडी जल गई। ड्राइवर ने आग लगे ट्रक को जैसे तैसे आगे बढ़ाकर ट्रक को बचाया। वहीं खेतों के रिहायशी इलाका होने से आसपास के रहने वाले स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची काफ़ी देर बाद दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। नागौर जिले के गोटन थाना इलाके के दधवाड़ा गांव में दलित दूल्हों की बिंदौरी पुलिस सुरक्षा में निकाली गई। इसके बावजूद बिंदौरी के आगे निकलते ही कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस पत्थरबाजी में 2 महिलाओं सहित 6 लोग घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल ही हालात संभाले और सुरक्षा के बीच बिंदौरी को संपन्न करवाया। साथ ही पत्थर फेंकने के आरोप में 2 महिलाओं सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जैसलमेर के रामगढ़ में आसूतार चौराहे पर एक रेस्टोरेंट में अपने 2 साथियों के साथ बैठे दिव्यांग व्यक्ति पर 6 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। लोगों ने उसके साथ जमकर मारपीट की, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया है। पीड़ित दिव्यांग ईदन खान ने रामगढ़ थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन घटना के 3 दिनों बाद भी हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण पीड़ित दिव्यांग में भय व्याप्त है। सब यूँ कि कल नहीं परसों में यहाँ होटल में बैठे, दूध दे के बैठे थे, तो कोई देना लेना था ही नहीं, कोई बातचीत ही नहीं थी। ऐसे तो वो कम से कम 20 आदमी थे, 2 गाड़ियाँ थी, 3 मोटरसाइकिल थे, हम बैठे थे, हमारे साथ इमाम खान और नसीर खान बैठे थे। तो हम तो ऐसी बातें कर रहे थे, कोई घर की बातें कर रहे थे। उन्होंने कोई उनको झगड़ा हमारे से करना था, कोई मारने की धमकी दी थी और गाड़ी लेके आए, हमारे से मारपीट की और मुझे मारा। देवा गुजर हत्याकांड के मुख्य आरोपी और इनामी भैरू गुजर पर शिकंजा कसने के लिए अब उसके आलिशान मकान को ध्वस्त करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने बदमाश भैरू गुजर की 2 कारों को भी जब्त कर लिया है। शातिर बदमाश ने चेचट के एक गांव में करीब 4 बीघा चारागाह पर कब्जा कर उस पर आलिशान मकान बना लिया है। अब पंचायत, पटवारी, तहसीलदार, पुलिस और SIT की टीम मिलकर अतिक्रमण कर बनाए गए आलिशान भवन को ध्वस्त करने की तैयारी कर रही है। बता दें कि शातिर बदमाश भैरू गुजर पिछले 1 महीने से फरार है। पुलिस की टीम कोटा ग्रामीण, झालावाड़, MP बॉर्डर के आसपास के जंगलों को खंगाल रही है, लेकिन अभी तक आरोपी का सुराग नहीं मिला है। पुलिस अब तक भैरू गुजर के बेटे कालू और भाई बाबूलाल गुजर समेत 24 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी शातिर बदमाश भैरू गुजर पुलिस की गिरफ्त से दूर है। भैरूलाल गुजर के जो संभावित स्थल हैं जहां वो जा सकता है, जहां उसकी रिश्तेदारियां थी, वहां सभी जगह
टीमें भेजी हैं और आज सूचना संकलन हमारे द्वारा की जा रही है। इसके अलावा जो इसके द्वारा चारागाह भूमि पर कब्जा किया है और कब्जा करके जो मकान वगैरह बनाया है, उस संबंध में भी हम ग्राम पंचायत से रिकॉर्ड ले रहे हैं और ग्राम पंचायत इसके अंदर जो लीगल कार्रवाई है वो करेगी। यदि अतिक्रमण है, अतिक्रमण दस्तावेजों पर प्रमाणित होगा तो उसके अतिक्रमण हटाने के लिए जो कार्रवाई होती है वो ग्राम पंचायत द्वारा की जाएगी। बहुचर्चित देवा गुजर हत्याकांड मामले में एकमात्र इनामी बदमाश बेरू गुजर पर अब पुलिस शिकंजा कसने जा रही है। बेरू गुजर के मामले में पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ा सुराग हाथ लगा है। बेरू गुजर का जो मकान है वो चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करके निर्माण किया हुआ है। पुलिस की टीम अब इस मकान को ध्वस्त करने की तैयारी कर रही है। बहुचर्चित हिस्ट्री सीटर देवा गुजर हत्याकांड मामले में अब तक पुलिस 24 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन 5,000 रुपये का इनामी बदमाश बेरू गुजर फिलहाल पुलिस की पकड़ से दूर हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। पूर्वी राजस्थान को साधने के लिए भाजपा 5 मई को अलवर में हुंकार रैली करने जा रही है। जिला भाजपा की ओर से रैली का आयोजन कंपनी बाग में होगा। भाजपा की रैली को देखते हुए प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी और ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जाएगी। रैली में करीब 20,000 लोगों के जुटने की संभावना है। जन हुंकार रैली हमारी यहाँ से राजस्थान की जो चालू होने वाली है, उसमें अलवर को चुना गया है, क्योंकि अलवर अपराध का एक बहुत बड़ा जगह बन चुकी है और यहाँ प्रत्येक दिन किसी न किसी तरह के अपराध हो रहे हैं। बीजेपी की तरफ से जो रैली का आह्वान किया गया है, उसमें कंपनी बाग स्थित जो अपना पूरा रैली का जो सभा स्थल है, वहाँ पे रैली का आयोजन किया गया है और इसमें पुलिस की तरफ से चाहे वो पार्किंग को लेकर हो, चाहे वो सभा स्थल पे नियोजन की बात हो, चाहे वो रूफटॉप्स पे हमारा हो, चाहे ड्रोन कैमरा से हम लोग जो सर्विलेंस करेंगे। अभी कमांड कंट्रोल के जो हमारे कैमरे लगे हुए हैं, कंट्रोल रूम से भी इस पर नज़र रखी जाएगी। वडोदरा में एक बार फिर मौसम बदलेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 9 जिलों में मौसम बदल सकता है। भरतपुर, धौलपुर, बांदा, बीकानेर में तेज हवाएं चलने के आसार है। वहीं चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर में भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में अवैध शराब बनाने में लिप्त परिवारों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक ओपी बुनकर ने बताया कि ऐसे परिवारों का डोर टू डोर सर्वे का काम आगामी 3 महीने में किया जाएगा, ताकि उन्हें योजना का लाभ दिया जा सके। राजस्थान सरकार की ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य है कि जो जातियां हैं या कोई व्यक्ति हैं जो अवैध शराब के धंधे में, उत्पादन में, बेचने में, स्टोर में लगे हुए हैं, उनको कैसे वो व्यवसाय छुड़वा कर राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जाए और ऐसा वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराया जाए, ताकि इस काम से वो बच्चे और अच्छा कार्य कर सकें। तो पूर्व वर्षों में तो बजट इसका कम रहा है। इस बार सरकार ने इसका 100 करोड़ का बजट किया है और 10 करोड़ का हमें बजट दिया है इसके अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, गुरुशरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान के लिए। जी सर। तो इसका मकसद ये है कि अवेयरनेस का कैंपेन चलाया जाए, विशेषकर कुछ जातियों में जो जातिगत आधार पर लोग ये धंधा करते हैं अवैध शराब का बेचने का, उनमें अवेयरनेस क्रिएट किया है। उनके बच्चों को स्कूल से जोड़ा जाए, उनको वैकल्पिक रोजगार का ट्रेनिंग दिलाकर ऋण दिलाया जाए, वित्त सब्सिडी वाला दिया जाए, ताकि वो कार्य छोड़ के अच्छा कार्य कर सकें। और अब आपको सरिस्का से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। देखिए गर्मी में कैसे सरिस्का में बाघिन खुद को कूल कर रही है। गर्मी से बचने के लिए टाइगर ST21 और बाघिन ST9 सरिस्का जंगल के अंदर बन रहे पानी के हॉल में अटखेलियां करते नजर आए। दिल्ली गुड़गांव से घूमने आए पर्यटकों ने नज़ारा देखा और इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। दरअसल सरिस्का प्रशासन की ओर से अब की बार सरिस्का जंगल में पानी की व्यवस्था पहले से बेहतर की है।
जिससे वन्य जीवों को सरिस्का जंगल के अंदर ही पानी मिल रहा है। तो वहीं टाइगर भी अब गर्मी से बचने के लिए पानी के बन रहे एनीकट और होलों में बैठते नजर आ रहे हैं। जोधपुर मामले के विरोध में अजमेर में भाजपा ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था चौपट करने का आरोप लगाते हुए अंबेडकर सर्किल पर मौन धरना दिया और कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्च स्तर पर जांच करवाने की मांग करते हुए प्रदेश के सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने की मांग की। भाजपा ने सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए प्रदेश के सौहार्द को बिगाड़ने का भी आरोप लगाया और कहा, प्रदेश में लगातार बढ़ रही इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय बनती जा रही हैं। तक पुलिस वालों से भी डंडा छीन करके पीटा गया। पत्रकार जो फोटो खींच रहे थे उनके जो है साथ मारपीट हुई। यहाँ तक यहाँ के विधायक के घर के बाहर भी तोड़ फोड़ और मारपीट हुई। वहाँ मोटरसाइकिल जला दी गई। इस प्रकार का तांडव राजस्थान में आज तक हमने नहीं देखा, जबकि वो मुख्यमंत्री का गृह जिला है। अशोक गहलोत जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण से ये लगातार तनाव बढ़ रहा है। न केवल तनाव बढ़ रहा है बल्कि शांति व्यवस्था भी चौपट हो रही है। तो इस शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, क्योंकि प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई, ऐसा लगता है कि औरंगजेब का शासन वापस आ गया। मौजूदा स्वच्छता सर्वेक्षण में भले ही रैंकिंग में सुधार हो या नहीं, लेकिन अगले साल सर्वेक्षण में जयपुर की रैंकिंग सुधरने की उम्मीदें हैं, क्योंकि जयपुर में जल्द ही 700 टन कचरे को एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट और बिल्डिंग मटेरियल वेस्ट को निस्तारित कर ब्रिक्स बनाने वाला CND वेस्ट प्लांट जल्द कागजों से धरातल पर उतरेगा। इसे लेकर प्रशासन के सामने आ रही फंडिंग की समस्या दूर होने के बाद अब लैंड लीज एग्रीमेंट का काम फाइनल स्टेज पर चल रहा है। इन प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के बाद मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी या MRF और बायो CNG प्लांट पर भी काम किया जाएगा। में कचरा डिस्पोजल के लिए हमने एक RDF प्लांट हमारा ऑलरेडी चालू है, जिसमें हमारा 350 टन्स डेली का रिसाइकल हो रहा है और जो एनर्जी और जो मटेरियल जनरेट हो रहा है वो कंबशन में यूज होता है, जिससे सीमेंट बनता है। इसके अलावा हमने 700 टन्स का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हमारा प्रोग्रेस में है। लैंड लीज की स्थिति में वो पहुंच चुका है। जो भी सारे उसमें इश्यूज थे वो सब रिजॉल्व कर दिए। फंडिंग का इशू उसमें एक बड़ा आ रहा था, फंडिंग भी हमने SBM2 के साथ डॉवटेल कर ली है उसको, और जैसे ही लैंड लीज एग्रीमेंट होता है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का काम चालू हो जाएगा। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।